हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा आज जनरल करैक्टर्स। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे आज? जनरल करैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेंट्रेटा के जनरल करैक्टर्स। जनरल करैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य लक्षण। सभी प्राणी जलीय होते हैं। जो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं वो सारे कैसे होते हैं? जलीय। कहने का मतलब वो सारे जीव किस में पाएंगे? जल के अंदर, समुद्र, नदियों में। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका स्वतंत्र जीवी कोमा एकल या निवही होते हैं। ये जो जीव है ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी। कहने का मतलब अपना जीवन यापन ये स्वतंत्र रूप से करते हैं। कोमा एकल, एकल का मतलब होता है ये अकेले रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, और निवही मतलब कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। जैसे ये जीव एक तो कॉलोनी में भी रह सकते हैं और एकल भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है अरीय व द्विअरीय समिति पाई जाती है इनमें। देखो तो अरीय व द्विअरीय समिति क्या होती है? अरीय समिति। अरीय समिति का मतलब क्या होता है कि इन जीवों को केंद्र से होते हुए काटते हैं तो इनके अंदर दो बराबर भाग बनते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्विअरीय समिति। और अरीय का मतलब यही है कि इनमें एक साइड तो क्या पाया जाता है? माउथ, मुंह पाया जाएगा एक सिरे पे, और दूसरे सिरे पे एनस पाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? द्विअरीय समिति। जिन जीवों में एक साइड माउथ व दूसरी साइड एनस प्रेजेंट होता है उनमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी? अरीय व द्विअरीय समिति पाई जाती है। अरीय समिति जो होती है वो द्विअरीय, ठीक है, बहुअरीय या पेंटा अरीय, ठीक है, पंचअरीय भी होती है। जैसे स्टारफिश में कितनी आर्म होती हैं? 5 ना, 1 2 3 4 5। इस जीव को 5 बराबर भागों में आप काट सकते हो, तो इसीलिए इसमें कौन सी होगी? पंचअरीय समिति पाई जाएगी। किसमें? स्टारफिश में। नेक्स्ट पॉइंट है ये द्विस्तरीय प्राणी है। जो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है इसके अंदर द्विस्तरीय प्राणी आते हैं। द्विस्तर का मतलब होता है कि इनकी बॉडी कितने स्तर से मिलकर बनी होती है? 2 स्तर से। और 2 के नाम क्या है? क्योंकि इनकी देह भित्ति बाहरी एक्टोडर्म व भीतरी एंडोडर्म से स्तर की बनी होती है। एक्टोडर्म और दूसरा कौन सा है? एंडोड्रम। दूसरा कौन सा है इसमें? एंडोड्रम प्लस एंडोड्रम। इन 2 स्तरों से क्या बनी होती है? इन जीवों की पूरी संरचना बनी होती है। तो देखो ये एक्टोड्रम और एंडोड्रम क्या होती है। देखो अपना विकास भी इन्हीं 3 जर्म लेयर से होता है। इनका तो 2 से हुआ है, अपना 3 लेयर से होता है। एक तो एक्टोड्रम, दूसरा आता है अपना मीजोड्रम, और तीसरा आता है एंडोड्रम। अपने अंदर ये 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। सभी जीवों में पाई जाती हैं ये जर्म लेयर्स, ठीक है। किसी में 2, किसी में 3। और अपने ह्यूमन की बात करूं तो अपने में कितनी पाई जाती हैं? 3। एक तो एक्टोड्रम, दूसरी मीजोड्रम, तीसरी एंडोड्रम। ये तीनों जर्म लेयर किसका निर्माण करती हैं? अपनी बॉडी में ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। जैसे जो एक्टोड्रम है ये अपने नेल्स, अपने जो नाखून है इनका, हेयर, स्किन, इन सभी का निर्माण तो कौन करती है? एक्टोड्रम। बाकी जो अपनी है मीजोड्रम, मीजोड्रम करती है अपने जो हार्ट है, अंदर जो अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सब का निर्माण कौन करता है? मीजोड्रम। और फिर आती है अपनी तीसरी जर्म लेयर एंडोड्रम। एंडोड्रम करती है अपनी एलिमेंट्री केनाल का फॉर्मेशन। किसका? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। तो पता चल गया अपनी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन बन जाएंगे। जो बाहरी ऑर्गन होते हैं ना एक्टोड्रम के द्वारा बनाए जाएंगे। दूसरा मीजोड्रम के द्वारा अंदर बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ये सब मीजोड्रम के द्वारा। और फिर तीसरा आते हैं अपनी एंडोड्रम। एंडोड्रम सबसे अंदर प्रेजेंट होती है और ये किसका निर्माण करती है? अपनी एलिमेंट्री केनाल का, आहार नाल का।
इसी प्रकार जो ये सिलेंट्रेटा क्लास के जो जीव, फाइलम के जो जीव है, इनमें ओनली 2 ही स्तर प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में आपको? अब हम देखते हैं आगे। एक्टोड्रम व एंडोड्रम के बीच में मीजोगिलिया पाया जाता है, जो दोनों कोशिका स्तर को जोड़ने का कार्य करता है। अपने में तो मैंने 3 बता दिया, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, और इसमें एक तो आता है एक्टोड्रम, सबसे बाहर तो होता है एक्टोड्रम, ठीक है, गलत बना दिया मैंने, ये सबसे अंदर आता है एंडोड्रम, एंडोड्रम, फिर आता है मीजोड्रम, और फिर आती है आपकी एक्टोड्रम, सबसे बाहर एक्टो, फिर अंदर है तो मीजोड्रम, और सबसे बाहर होती है आपकी, सबसे अंदर होती है एंडोड्रम। तो एंडोड्रम भी प्रेजेंट है, बाहर एक्टोड्रम भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सी नहीं इन जीवों में? मीजोड्रम। तो इस मीजोड्रम की जगह इनमें क्या पाई जाती है? मीजोगलिया, ठीक है। ये मीजोगिलिया किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन या जिलेटिन अणु की, जिलेटिन या फिर श्लेष्मी पदार्थ इसकी बनी हुई होती है, जो इन दोनों एक्टोड्रम और एंडोड्रम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मीजोगिलिया करता है, ठीक है। मीजोगिलिया किसका बना होता है? प्रोटीन का, जिलेटिनी पदार्थ, जिलेटिनी का मतलब होता है प्रोटीन का ही, और श्लेष्मी पदार्थ का, श्लेष्मी पदार्थ का मतलब होता है जो श्लेष्मा होता है ना, चिकना चिकना पदार्थ, उसको बोलते हैं श्लेष्मी पदार्थ। फिर अपना ये पॉइंट हो गया, दोनों इस तरह को जोड़ने का कार्य करती है। इनमें सिलेंट्रोन या जठर वाहिनी गुहिका पाई जाती है। यह गुहिका एक छिद्र मुख द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। किसके द्वारा खुलेगी ये? मुख के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। क्या है इसमें? सिलेंट्रोन या जठर वाहिनी। जठर का मतलब क्या होता है? आमाशय अग्न, ठीक है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो इसके अंदर क्या पाई जा रही है? जठर वाहिनी। तो इसके अंदर क्या होगा? भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अपने अंदर आमाशय के अंदर जो रस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जठर रस ना। तो ऐसे ही इसमें क्या पाई जाती है? जठर वाहिनी पाई जाती है, जिसमें कि इसका पाचन होता है, भोजन का पाचन करते हैं ये जीव। और यह गुहिका एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, बाहर मतलब माउथ के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके मुख पर स्पर्शक या टेंटेकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक। स्पर्शक क्या होते हैं? ठीक है, ये देखे थे। तो स्पर्शक किसे या टेंटेकल्स क्या होते हैं? देखो, ये एक संरचना होती है इन जीवों में, जो अपने हाथ होते हैं ना, इसी की तरह कार्य करती हैं। ये क्या करते हैं इन जीवों में? इस टाइप से मान लीजिए टेंटेकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को पकड़कर और माउथ तक लाने का कार्य कौन करते हैं? ये टेंटेकल्स ही करते हैं। और ये भोजन को पकड़कर फिर कहाँ लेके आते हैं? माउथ में लेके आते हैं। जैसे अपने हाथ क्या करते हैं? भोजन को पकड़कर अपन भी माउथ तक लेके आते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या करते हैं? भोजन को पकड़कर माउथ तक लेके आते हैं जीवों में। स्पर्शक को मैंने लिखा है एक लचीला चलनशील लंबी उपांग है। एक लचीला है, मुड़ जाएगा ना, तभी लचीला है, मुड़ सकता है, क्योंकि देखो भोजन को लेके आएगा तो हाथ अपने भी मुड़ते हैं ना, तो ऐसे ही इसका आगे मुड़ जाएगा। चलनशील मतलब चलता भी है ना, अपन आगे से पीछे कर सकते हैं। और लंबी उपांग है, ठीक है। उपांग का मतलब होता है अंग। एक्टोड्रम स्तर पर एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? निमेटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? जिन्हें निमेटोब्लास्ट कहते हैं। ये भोजन को पकड़ने व रक्षा करने का कार्य करती है। ये सेल किसका काम करती हैं? भोजन को पकड़ेंगी और रक्षा करने का कार्य करती है। दंश का मतलब होता है कि इनमें आप ऐसे समझो कि क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई दूसरा जीव इसे पकड़ेगा तो उसे कांटे लगेगा, तो शिकारी या शत्रु इन पे हमला नहीं कर सकता ना, इन जीवों पे क्या नहीं कर सकता? हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? दंश कोशिकाएं प्रेजेंट है, जिससे अगले को क्या हो जाएगा? कांटे या लगेंगे, इस ऐसे समझो आप। फिर नेक्स्ट है, पाचन अंतः व बाह्य कोशिका प्रकार का होता है। ये नहीं समझ में आया होगा आपको, पाचन कैसे होता है? पाचन देखो 2 प्रकार का होता है। पाचन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक। अपने अंदर होता है बाह्य, ठीक है। बाह्य और आंतरिक कैसे होता है? देखो,
बाह्य का मतलब होता है जो कोशिका के बाहर हो। जो कोशिका के बाहर होगा पाचन, वो तो कौन सा कहलाएगा? बाह्य। जैसे अपने अंदर पाचन कहाँ होता है? माउथ में, मुख में होता है ना। अब आप बोलोगे मुख में कैसे होता है मैम? पेट में होता है। तो आप समझो मुख के अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो भोजन को क्या करेंगे? पीसने का काम करेंगे। तो भोजन को पीस दिया। फिर अपनी जो सलाइवा, जो अपनी लार ग्रंथि होती है ना, उससे किसका निर्माण होता है? लार का, सलाइवा का। तो लार बनती है अपने माउथ में, जो भोजन के अंदर मिल जाती है और भोजन को कैसा बना देगी? लसलसा। लसलसा। अब भोजन लसलसा बन गया, फिर कहाँ जाएगा भोजन? अगर देखो लसलसा नहीं बनेगा तो अपने अंदर अपन माउथ से इसको अपन फेरिंग्स तक नहीं पहुंचा सकते, गिट नहीं सकते उस भोजन को। आप ऐसे समझो। क्यों नहीं गिट सकते? क्योंकि उसमें लार तो मिक्स ही नहीं है ना। अगर आपने कई बार देखा होगा तो अपने को कई बार खाना फंस जाता है गले में। ऐसा होता है या नहीं होता? बहुत बार ऐसा होता है कि फिर अपन क्या करते हैं? ऊपर से पानी पीते हैं भोजन को अंदर जाने के लिए। तो इसीलिए भोजन कैसा होना चाहिए? लसलसा होना चाहिए, तभी ये अंदर आगे प्रवेश करता है। किसमें? गर्सिका में, गर्सनी में, गर्सनी में जाएगा और उसके बाद में गर्सिका में जाता है, और गर्सिका में जाने के बाद में आमाशय में जाता है। अपना जो मुख होता है ना, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है लाइसोजाइम, टाइलिन। ये भी क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। कैसे? अब देखो कई बार अपन भोजन खाते हैं तो उस भोजन में बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया वगैरह को ये लाइसोजाइम होते हैं, जीवाणु, उनको मार देते हैं। ठीक है। और भोजन को रोगाणु मुक्त करते हैं। फिर अपना भोजन कहाँ गया? पेट में। पेट में या फिर आमाशय, पेट ना बोल के उसके क्या बोलेंगे अपन? आमाशय। आमाशय में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, HCl रिलीज होगा, जो भोजन को क्या कर देगा? गला देगा ना। और आमाशय के अंदर भी और भी एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अपना भोजन का पाचन कहाँ होता है? पाचन अंग में ना, आमाशय में। और इन जीवों में भी क्या होता है? भोजन का पाचन कैसा बताया है? बाह्य, मतलब कोशिका के बाहर होता है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रेटा का कोई जीव है। ठीक है। ये सिलेंड्रेटा का कोई जीव है, जेलीफिश मान लीजिए आप इसे। ठीक है। जीव है ये। देखो भोजन पे देखो इसमें काम कर रहे हैं ना, एंजाइम काम करते हैं। मैंने क्या बताया? भोजन के अंदर भोजन को पचाने में कौन काम करता है? एंजाइम काम करते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर भोजन है। ठीक है। इस पे इस जीव ने क्या करा? एंजाइम छोड़े। एंजाइम छोड़ेगा तो ये भोजन क्या हो जाएगा? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। और इन छोटे छोटे अणुओं को के टूटने पर ये जीव क्या कर लेगा? इनको अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो इसे ही तो क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन। और आंतरिक का मतलब है कोशिका के अंदर होने वाला पाचन। क्या कहलाता है? आंतरिक पाचन। आंतरिक पाचन मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं? आपको पता है ये सभी को? न्यूक्लियस केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और क्या होता है? राइबोसोम होता है, लाइसोजाइम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जिकाए होता है। तो कोशिका के अंदर भोजन का पाचन ऐसे होगा कि भोजन कहाँ गया? कोशिका के अंदर ले लिया। कोशिका के अंदर क्या होगा? फिर ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये अपना पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है उस भोजन पे छोड़ेगा, और भोजन के अणुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, और इससे इसमें क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। आया समझ में? और ऐसे ही अपनी बॉडी में होता है। आमाशय के द्वारा क्या कर दिया? पाचन कर दिया ना, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया। इसके बाद में अपनी जो आंत होती है ना, उसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं, और जो भोजन को और भी छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। तोड़ दिया, फिर इस भोजन से क्या करेंगे? अपनी आंत है ना, ये क्या कर लेगी? इसके अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं इस टाइप से आंत के अंदर। ठीक है। ये क्या कर लेंगी? इस भोजन से जो लिक्विड होगा उसे क्या कर लेंगे? अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित कर लिया। अब बाहर क्या बच गए? यहाँ पे कचरा बचा ना, अपशिष्ट पदार्थ। वो अपशिष्ट पदार्थ आगे जाके बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है। बड़ी आंत के बाद में कहाँ जाता है? मलाशय में। और मलाशय के बाद में एनस के द्वारा बॉडी से बाहर आ जाता है।
तो इसे ही क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। पाचन दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य और आंतरिक। बाह्य जो कोशिका के बाहर हो उसे बाह्य कोशिकीय पाचन, और जो कोशिका के अंदर होगा उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक कोशिकीय पाचन। फिर आता है इस फाइलम के सदस्यों में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। कहने का मतलब इनमें क्या पाई जाती है, द्विरूपता। डाइमॉर्फिज्म को हिंदी में बोलते हैं द्विरूपता। द्विरूपता का मतलब होता है कि इसके अंदर जो जनन होगा उसके दौरान दो जीव निर्माण होंगे, ठीक है, दो जीव है, ठीक है। अलैंगिक जनन के दौरान तो किसका निर्माण होगा, पोलिप का, और जब ये जीव लैंगिक जनन करेगा तो किसका निर्माण होगा, मेडूसा का। देखिए इसमें डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब इसमें क्या पाई जाती है, द्विरूपता। द्विरूपता का मतलब है इसमें दो प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। जब यह सिलेंट्रेटा के जीव जब जनन करेंगे तो ये जब अलैंगिक जनन करेंगे ना, अलैंगिक जनन करेंगे ना, तब तो अलैंगिक जनन करेंगे तब तो इसमें बनेगा पोलिप, POLYP पोलिप। और जब ये लैंगिक जनन करेंगे तब इनमें बनेगा मेडूसा। तो मैं आप इन दोनों की संरचना बता देती हूँ कि पोलिप कैसा होता है, ठीक है। इस टाइप से पोलिप की संरचना होती है, इसके ऊपर इस टाइप से लगे रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बड, क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर इसी टाइप से होगा ना अलैंगिक जनन, बड। और इसके अंदर पाई जाती है सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन गुहा होती है ये। फिर इसमें यहाँ पे पाया जाता है माउथ, MOUTH माउथ। ये हैं जो बाहर, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स। आया समझ में, ठीक है। अब दूसरी संरचना बनाती हूँ मैं आपके यहाँ पे मेडूसा की। इस टाइप का होता है मेडूसा। तो बाहर की लेयर होती है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टोड्रम। इसको क्या बोलेंगे, दूसरी को मेसोड्रम। ये एक्टोड्रम, और इसके अंदर दूसरी बना देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये एक्टोड्रम, ये मेसोड्रम, मेसोड्रम। फिर एक और बनाएंगे ना इसके अंदर, ये हो जाएगी एंडोड्रम, बन गई। इस एंडोड्रम के अंदर क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। इधर से निकाल दो आप इनको, ये हो गई आपकी सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन। और यहाँ निकाल दो आप टेंटेकल्स। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसका माउथ, MOUTH माउथ, ठीक है। तो इस टाइप का होगा गोला बेलनाकार, तब तो होगा पोलिप। और ये ऐसे इस टाइप का होगा तो इसे क्या बोलेंगे, मेडूसा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के दौरान तो इसमें बनता है पोलिप, और मेडूसा कब बनता है, जब ये जीव लैंगिक जनन करता है। अब देखो ये जो टेंटिकल्स है इनके द्वारा ये क्या करेगा, भोजन को पकड़ेगा और उठा के यहाँ माउथ तक लेके आ जाएगा और भोजन को आराम से खा लेगा। हाइड्रा में मुकुलन पढ़ा आपने कि इससे छोटी छोटी बर्ड है ना, वो बड़ी होती जाएगी और फिर वो क्या होती है, अलग हो जाती है। तो ये बड़ा होगा तब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और इसमें कौन सा जनन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ ना, अलैंगिक जनन। और मेडूसा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन के द्वारा। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है, इस फाइलम के सदस्यों में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है तथा कुछ सदस्य बेलनाकार पोलिप टाइप, पोलिप का मैंने बता दिया आपको कि कैसा होता है, बेलन के आकार, तथा कुछ तस्तरी समान मतलब मेडूसा टाइप होते हैं। कुछ सदस्यों में पोलिप व मेडूसा दोनों रूप पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों का मतलब ये है कि कुछ जीव जो होते हैं वो मेडूसा को भी उत्पन्न करते हैं और पोलिप को भी उत्पन्न करते हैं, इसीलिए बताया कि दोनों रूप पाए जाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है, इनमें इनका तंत्रिका तंत्र सरल व नर्व नेट का बना होता है। आपको ये पता है कि तंत्रिका तंत्र किसका काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं ना, संवेदी अंग का। वो कैसा होता है, सरल होता है, ठीक है। और नर्व नेट मतलब तंत्रिकाओं का क्या पाया जाता है इसमें, जाल। नेट को क्या बोलेंगे, जाल। जैसे तंत्रिकाएं कैसी, तंत्रिका की संरचना तो सभी को ही पता है,
8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, इस टाइप से होती है ना। इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ ये एक्सोन होते हैं ना। इसमें क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं, ठीक है, ऐसी होती संरचना। तो इनका क्या पाया जा रहा है? ये बहुत पतली पतली होती है, बिल्कुल बारीक, ऐसे ऐसे बारीक बारीक होती है। और इनका क्या पाया जा रहा है? ऐसे गुच्छा पाया जा रहा है, नेट पाया जा रहा है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अभी बताया ना मैंने, अलैंगिक जनन के द्वारा क्या बनेगा? हाइड्रा में देखा ना अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर बड बनी, कलिका, बड को हिंदी में बोलते हैं कलिका। कलिका का निर्माण हुआ और ये कलिका ने अलग होकर किसका निर्माण कर लेगी? जीव का निर्माण कर लेगी। तो किसके द्वारा हो रहा है? अलैंगिक जनन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। लैंगिक जनन में प्लेनुला लार्वा बनता है। लैंगिक जनन में कौन सा लार्वा बनेगा? इनमें प्लेनुला लार्वा। ये जो देखो, अंडे दिए इन जीव ने, अंडे देने के बाद में क्या बनता है? लार्वा बनता है। और लार्वा के बाद में अडल्ट, और अडल्ट में क्या बनेगा? इनमें मेडूसा। ये जो प्लेनुला लार्वा ये बड़े होकर किसका निर्माण कर लेंगे? मेडूसा का। इनमें जीवन वृंत में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। देखो, पीढ़ी जीवन वृंत का मतलब होता है कि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनमें क्या पाया जाएगा? पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा। एक बार तो कौन सा रूप बनेगा? एक बार तो पोलिप बनेगा और दूसरी बार मेडूसा। फिर क्या बनेगा? एक बार पोलिप, फिर से मेडूसा, फिर पोलिप, फिर मेडूसा, फिर पोलिप, फिर मेडूसा, बार पोलिप, फिर मेडूसा, फिर पोलिप, फिर मेडूसा, फिर पोलिप, फिर मेडूसा। इस प्रकार इनमें जीवों का निर्माण होता रहता है। ये अपना जनरल कैरेक्टर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको इस जनरल कैरेक्टर्स के नोट्स चाहिए तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।